नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। पेयजल की समस्या हुई गंभीर, नहरबंदी के चलते सूखने लगे तालाब व जोहर। विधायक सैम लोढ़ा ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और खबरें विस्तार से। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया था, जो कि सोमवार यानी 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक का था। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37% तक पहुंच गया। हमने दिल्ली के इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी। 2 दिन से संक्रमण दर पिछले एक थोड़ी कम हुई है और आज 30% के नीचे आई है। इस समय दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें केंद्र सरकार से 480 टन ऑक्सीजन आवंटित हुआ है और कल केंद्र सरकार ने 10 टन और आवंटित किया है। अब दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन आवंटित हुआ है, लेकिन अब ये पूरा आवंटन भी दिल्ली में नहीं आ रहा। कल 330 से 335 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा है। उत्पादक ने कहा कि ऑक्सीजन के प्रबंधक के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। वो उन्हें लेकर अस्पताल तक सबको हर 2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन की स्थिति बताएगी और वहीं केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। खबर राजस्थान के सूरतगढ़ से, जहां शोपुरा कस्सी में नहर बंदी होने से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या गंभीर होती जा रही है। जलदाय विभाग के लगभग सारे पानी स्टोर्स, तालाब, डिग्गियां सूखने की कगार पर है। ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जलदाय विभाग की भी यह सही स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि कब तक जल आपूर्ति होगी। उधर टैंकर संचालकों ने पानी लाने के दाम दुगने कर दिए हैं। 300 में आने वाला टैंकर अब 600 से 700 में आ रहा है। मीठे पानी की किल्लत हो रही है। टैंकर चालक बताते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से रेट बढ़ाए गए हैं। आप बताइए, गांव में कब से पानी नहीं आ रहा है? करीब 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है और पानी ना आने की वजह से जो टैंकर वगैरह जो पहले 300 रुपये टैंकर आता था, अभी 500 रुपये का आ रहा है। और जो मीठे पानी का टैंकर है वो 600 से 800 रुपये, पहले 600 का था, अब 800 रुपये में आ रहा है। हम मजबूरन हमें जो 800 रुपये में टैंकर गिरवाना पड़ रहा है। और ऊपर से लॉकडाउन होने की वजह से कोई आएगा साधन रहा नहीं, सारे काम वगैरह बंद हो रखे हैं। तो पानी की समस्या से हम बहुत परेशान हो रहे हैं और आगे अभी पानी आने की कोई संभावना नहीं है कि कब तक नहरबंदी रहेगी, उसकी कोई संभावना नहीं है। तो नहरबंदी तो 2 महीने से अधिक 70 दिन की नहरबंदी है, तब तक काम कैसे चलेंगे? मजबूरन हमें टैंकर गिरवाना पड़ेगा और तो कोई उसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। खबर भरतपुर से, जहां बयाना पुलिस कोतवाली प्रभारी के पद पर पुलिस निरीक्षक पूरन सिंह मीणा ने शाम को अपना चार्ज लेने के बाद कस्बे में पुलिस टीम व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाजार का पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान उन्होंने बाजारों में मिले लोगों को कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने व कोविड-19 से बचने के लिए घर से नहीं निकलने के लिए समझाइश करते हुए सभी लोगों से कोरोना नियंत्रण के उपायों में पुलिस प्रशासन व कोरोना वॉरियर्स का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस समय कोरोना से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे हम सबको मिलकर निपटना है। पैदल मार्च के दौरान तहसीलदार जीपी बंसल भी मौजूद रहे, जिन्होंने कस्बे के नागरिकों को रविवार को लागू होने वाले वीकेंड कर्फ्यू की पालना करने व कोरोना गाइडलाइन के नए नियमों की जानकारी देते हुए सभी लोगों से उनका पालन करने व सहयोग करने की अपील की है। यही साहब ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद में इनके हेडक्वार्टर से निर्देश मिले कि शहर में फ्लैग मार्च किया जाए। उसी क्रम में आज कोरोना को लेकर के पैदल फ्लैग मार्च किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए। और कल वीकेंड, चूँकि कल वीकेंड कर्फ्यू है,
तो उसके लिए भी लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई कल दुकानें नहीं खोलनी है, बाज़ार में नहीं आना है। बयाना थाने पे SHO के पद पर ज्वाइन किया है और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को कम करने के लिए पब्लिक में जागरूकता के लिए तहसीलदार साहब के साथ अभी मार्च निकाला है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना संकट में जागरूक हों और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव का ख्याल रखें। थाने पे SHO के पद पर ज्वाइन किया है और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को कम करने के लिए पब्लिक में जागरूकता के लिए तहसीलदार साहब के साथ अभी मार्च निकाला है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना संकट में जागरूक हों और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव का ख्याल रखें। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। खबर सिरोही से, जहां जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला मुख्य संगठक कमलेश रावल की अनुशंसा व जिला उपाध्यक्ष व पिंडवाड़ा ब्लॉक प्रभारी माथुराम देवासी की सहमति व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक व हेम सिंह शेखावत व राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी प्रकाश भरतिया की स्वीकृति पिंडवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल की नई कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें केर निवासी चेलाराम देवासी को पिंडवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल का नया ब्लॉक मुख्य संगठक नियुक्त किया गया। पिछले 3 वर्षों पूर्व जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब जिले में कांग्रेस सेवा दल के लिए अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। इसी को देखते हुए उन्होंने पिंडवाड़ा ब्लॉक की अहम जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही जिला मुख्य संगठक कमलेश रावल की ओर से ब्लॉक मुख्य संगठक व समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया कि आप अपने आसपास गाँव में व आप जहां भी रह रहे हो वहां इस समय कोरोना के संकट काल में पीड़ित परिवारों की सहायता व सेवा के लिए हमेशा तैयार व तत्पर रहें। वहीं सेवा दल का मुख्य कार्य ही आम जनता की सेवा करने का है व सेवा परमो धर्म के लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इस विपदा की घड़ी में आम जनता की सेवा करने से बढ़कर कुछ भी नहीं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आमजन को जोड़कर गरीब लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ायदा मिले, उसके लिए भी हमें गांव-गांव जाकर उनको इस योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। कार्यकारिणी में 2 अध्यक्ष, 6 महासचिव, 11 सचिव, 11 संयुक्त सचिव व 1 ध्वज प्रभारी व 1 मीडिया संयोजक व 1 कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही में जिला चिकित्सालय में कोविड व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और कोरोना संक्रमण के तीव्र प्रभाव को देखते हुए तीव्र स्तरीय व्यवस्था करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही कोविड सैंपलिंग की व्यवस्था पुराना भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने को कहा। सैंपलिंग के लिए काउंटर 1 से बढ़ाकर 2 करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिला चिकित्सालय में अगले सप्ताह तक वेंटिलेटर सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिए AGB मशीन लगाने का आदेश जारी कर दिया। वहीं डिजिटल एक्सरे मशीन की सेवा अगले सप्ताह में मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। लोढ़ा ने कहा कि कॉलेज भवन में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 100 बेड शुरू करने को कहा। उन्होंने हॉल व कमरों का मौका भी देखा और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम खोड़ व तहसीलदार नीरज कुमारी से दोनों कॉलेज परिसर का अवलोकन कर सही टॉयलेट व हॉल व कमरों का चयन करने के लिए कहा। तो राजस्थान की भीलवाड़ा से खबर, जहां जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए SP विकास शर्मा की अगुवाई में भीमगंज थाने सांगानेरी गेट तक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बड़े मंदिर होते हुए बाहला, तेजाजी चौक, सांगानेरी गेट, सुभाष नगर होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला। इससे पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा ने वाहनों की चेकिंग कर आने जाने वालों से टोका टाकी की। वहीं फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, पुलिस उपाध्यक्ष शहर भंवर सिंह रणधीर सिंह, भीमगंज थाना प्रभारी सुरेश चौधरी, यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी भी मौजूद रहे। आज कोविड गाइडलाइंस की पालना के लिए और जो राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, नई गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके अवेयरनेस के लिए और उनके चेकिंग के लिए हम सबके द्वारा, कलेक्टर साहब मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा ज़िले में अलग अलग जो मैरिज गार्डन्स है, जो सिटी में मैरिज गार्डन्स है, उनका मुआयना किया गया। उन सबको पाबंद किया गया कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनकी के द्वारा पालना की जाए, ताकि उनके शादी के समारोह में किसी तरह का व्यवधान ना पड़े। और इसके अलावा जो शहर में अलग अलग जगह नाकेबंदी की गई है पुलिस के द्वारा, उनको भी चेक किया गया है और वहाँ भी सबको, स्टाफ को भी डायरेक्ट किया गया है और वहाँ लोगों को भी समझाइश की गई है कि बिना किसी ज़रूरी काम के बाहर नहीं निकले। अभी तक सामने आया है कि ज़्यादातर लोग मेडिकल कारणों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह की हमारी द्वारा गाइडलाइंस, जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है,
उनकी पालना करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों से ये अपील है कि इस समय एक डिफ़िकल्ट समय है और इसमें सबका साथ और सबका कोऑपरेशन मिलेगा तो ही हम इस चैलेंज से निकल सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि जो गाइडलाइंस राज्य सरकार ने बनाई हैं उनकी पूर्ण पालना की जाए और उसके लिए हर आदमी अपना। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां जनपद में पुलिस अधीक्षक कासगंज के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस उप अधीक्षक कासगंज के नेतृत्व में जनपद में अवैध रूप से चल रहा आईपीएल मैचों पर सट्टा पकड़ा गया। आईपीएल मैचों पर सट्टा खेलते वक्त थाना कोतवाली कासगंज व एसओजी टीम के द्वारा छापेमारी कर 2 अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें 19,500, एक लैपटॉप, 9 मोबाइल व आज सट्टा खेलने की सामग्री भी मौके पर मिली। कासगंज कोतवाली सीओ आर के तिवारी ने बताया कि इन 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 2 अभियुक्तों के नाम आशु गुप्ता व पुत्र कंवरपाल गुप्ता निवासी मोला जय राम कासगंज व आकाश राजपूत पुत्र सुरेंद्र चंद्र वर्मा निवासी सतार बेड वाली गली के रहने वाले हैं। सर, क्रिकेट सट्टे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको मालूम है कि आईपीएल चल रहा है। जनपद कासगंज के थाना कासगंज के अंतर्गत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए सट्टे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत गली सत्तार बैंड है जय राम मोहल्ले के अंतर्गत यहाँ पे सूचना मिली थी और मुखबिर के माध्यम से हमारे थाना प्रभारी कासगंज और एसओजी टीम के संयुक्त अभियान के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके अंतर्गत 2 लोग आशु गुप्ता और आकाश 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इन दोनों के पास एक लैपटॉप, 4 रजिस्टर और 19,500 रुपये बरामद हुए हैं और पूरी लिखा पढ़ी कथा में देखा गया कि व्यापक रूप से सट्टा चला रहे थे आईपीएल मैच के दौरान और उनके खिलाफ 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कई ऐसे सट्टेबाज जिनके अभी तक बड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो खुलेआम। नहीं, यदि ऐसा कोई सूचना मिलती है, ऐसा कोई प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जिला कासगंज तहसील पटियाली के गंजुड़वाड़ा में शुक्रवार शाम 8 बजे से मार्केट के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। शनिवार सुबह से मेन मार्केट सुनसान नजर आया। वहीं क्षेत्रीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से व्यस्त है। इसी के चलते राहगीर व शहर के लोग समझ नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी। तो वहीं मार्केट में बाइक से व पैदल लोग घूम रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ चालान भी काट रहे हैं। खबर बिहार से, जहां बेगूसराय में एक ऐसी घटना सामने आई जो कि चौंकाने वाली है, जहां ससुर ने अपने ही पुतोहू पर अपने ही पति की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। वहीं लड़के के पिता नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा निवासी सुखदेव दास ने आरोपियों को बेबुनियाद बताया। दूसरी तरफ पति की मौत के बाद पत्नी की मानसिक स्थिति चिंताजनक बन गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की है। मृतक की पहचान अलोली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 मधुपुर निवासी बिंदेश्वरी राम का लगभग 26 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते शुक्रवार की रात 10 बजे दोनों बाप बेटे में बातचीत हुई और देर रात्रि में होने की सूचना उसे दी गई। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि किसी पैतृक कलह में उसके पति घुट घुट कर जी रहे थे, जो तंग आकर दोनों जोड़े किराया लेकर पोखरिया में रहकर पढ़ाई के लिए साथ काम कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार की रात मौत को गले लगाकर अपनी ये लीला समाप्त कर ली। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार की शाम गैस समाप्त हो जाने के कारण वह 2-2 रोटी दोनों पति पत्नी खाकर सो गए थे और देर रात होने पर जो ही वो शौच के लिए बाथरूम गई तो उतनी ही देर में कमरे को अंदर से बंद कर उसका पति आत्महत्या कर ली। उसने बताया कि मदद के लिए पड़ोसी को उठाया पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वह हत्या व आत्महत्या की गुत्थी पुलिस सुलझाने में जुट गई। कब पता चला आपको कि घटना जो घटा है? आप बाथरूम से निकले तब क्या देखे? ना केवाड़ी ठक तो केवाड़ी ठकता उन्हें खिड़की में भूर था ले गलो आवे जा के नहीं चाहिए पति पत्नी साथ में रहिए ले गलो 3 महीना रह लियो
नून दे दै छै, तेल दे दै छै, ई करै छै, उ करै छै, जे घिसेट करलक। हमर दुल्हन दोकान पर रहे रो हमरा 2000 रुपया देलकै रहना करके ना सब याद आबै छौ। ई लड़ाई लड़लो, बेटा के मारलको, चल गेलो फिर मरे चल। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में जहां दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, अपनी ही जमीन अपनी मर्जी से बेचना एक महिला को भारी पड़ गया जब लोभी भैंसुर ने लोहे की रोड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस जानलेवा हमले में जख्मी महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी है। घटना सहायक थाना सिंघोल क्षेत्र के लोदीडीह निवासी हीरालाल सहनी की है। पत्नी मंजू देवी की बताई जा रही है। घटना के 24 घंटे बाद होश में आने पर घायल महिला ने बताया कि उसका भैंसुर जबरदस्ती कम कीमत पर जमीन खरीदना चाह रहा था। दूसरे हाथ में बेचने पर आग बबूला हो गया और लोहे की छड़ से पूरा परिवार पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।